स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है GE9 सेल, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? यस मैम। देखिए, BCG अगर समझ गए तो ये समझना बहुत इजी होगा आपका, ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंस क्या क्या है, पहले इसका मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स में डिफरेंस है, वहां पे हम लोग सिर्फ लो और हाई लेते थे, यहाँ पे हम लोग एवरेज भी लेते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और बीच में एवरेज भी, 3 रहता है। यानी इस तरीके से BCG 2x2 का मैट्रिक्स था और G मैट्रिक्स आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस। और विजुअल अपीयरेंस में तो खैर है ही। इसके अलावा वहां पे हम लोग सिर्फ रिलेटिव मार्केट शेयर लेते थे ना, कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस, राइट। इसमें कंप्लीट लिस्ट बना हुआ है कंपोनेंट का। डिफरेंस खाली आप ऐसे देख लीजिए ऊपर ऊपर, वहां पर रिलेटिव मार्केट शेयर था, लवली, और ये आपका मार्केट ग्रोथ रेट था। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट है वही है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मार्केट कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस नाम दिया है, मतलब इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं, चाहे आप टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। और जो हम लोग नीचे देखते थे रिलेटिव मार्केट शेयर, वो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट और अ प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, वहां पे सिर्फ हम एक फैक्टर देखते थे, कॉम्पिटिटिवनेस, या फिर हम लोग देखते थे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ देखिए इस तरीके से लिस्ट दिया हुआ है, और ये अगेन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहीं से बन के आता है, इस टॉपिक से अगर आएगा तो यहीं से बन के आएगा कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में कौन सा कंपोनेंट आएगा या कौन सा नहीं आएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोल देगा चूज करने के लिए विच वन इज देयर एंड विच वन इज नॉट, या तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस या तो आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। यही हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, कैसे ये टूल बनाया गया, क्या जरूरत हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ और कौन बनाया, ये देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये मैट्रिक्स को आगे देखेंगे, कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, डिफरेंस तो मैं बता ही दी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे ये टूल को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। उसको अगर प्रोडक्ट लाइन को हम लोगों को प्लॉट करना होगा उस बॉक्स में, तो कैसे प्लॉट करते हैं, क्या क्या स्टेप है, वो है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है आप लोगों का, यहाँ पे प्लॉट कर दिए, मैट्रिक्स में कहाँ का प्लॉट होगा वो कर दिए। फिर लास्ट में फ्यूचर में अब क्या है उसका स्कोप, क्योंकि एक जगह हम प्लॉट कर दिए तो वहीं तो रहेगा नहीं, तो ये हम एरो से देखते हैं। इतना हम लोग को कवर करना है आज, ठीक है। तो शुरू कर किया जाए। देखिए GE और मैकिन्से, पहले ये है कौन कौन। GE मतलब कोई आइडिया, ओबी में पढ़े, याद करिए, एल्टन मायो, ह्यूमन रिलेशन, कौन किया था एक्सपेरिमेंट, रहने दीजिए। जी मैट, यहाँ पे जी है जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक ही ये ऑब्जर्वेशन किया था ह्यूमन रिलेशन का ही, और यही जनरल इलेक्ट्रिक का ही यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। तो जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसका बहुत सारा प्रोडक्ट था, अनडाउटेडली हम लोग बीसीजी और जीई मैट्रिक्स जो यूज कर रहे हैं वैसी ही कंपनी यूज करती है, जिसका बहुत सारा प्रोडक्ट लाइन है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। जो एक ही प्रोडक्ट में डील करती है उसको इतना कॉम्प्लेक्स मेथड में जाने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जिसको 50-60 इससे भी अधिक प्रोडक्ट लाइन है, उन लोगों के लिए ये सारा मैट्रिक्स यूज होता है, ये सारा टूल यूज होता है, फाइन। तो जी हो गया जनरल मैट्रिक। तो इनका जो बिजनेस था बहुत ही अनरिलेटेड प्रोडक्ट में था,
ठीक है, जनरली सबका होता है कि कोई रिटेल में होता है, कोई किसी और चीज में होता है, जैसे टाटा के ही मैंने बताया अलग अलग, सेम वे सारे कंपनी का अलग अलग होता है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता था, ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा था, ठीक है, जस्ट फ्यूचर कैश फ्लो का क्या परसेप्शन है उसी बेसिस पे ये लोग डिसीजन लेते थे, जो कि फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। फाइन, तो इसकी वजह से ये मैकिन्से कंसल्टेंसी कंपनी है, ठीक है, तो मैकिन्से से कंसल्ट करके ये दोनों मिल करके ये 9 बॉक्स मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किए थे। ठीक है, तो क्या है ये जी मैकिन्से 9 बॉक्स मैट्रिक्स? सेम जैसे बीसीजी का काम होता है प्रायोरिटाइज करना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कौन से बिजनेस यूनिट में करें, कौन से बिजनेस यूनिट से पैसा निकाले, सेम काम इसका भी होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इज ए स्ट्रेटेजिक टूल, ये एक ऐसा टूल है जो ऑफर करता है स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉर अ मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन मतलब जो जो अलग अलग बिजनेस यूनिट में डील करते हैं, किस पर्पस के लिए? टू प्रायोरिटाइज इट्स इन्वेस्टमेंट अमंग इट्स बिजनेस यूनिट, अपने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए कि किसमें पहले इन्वेस्ट करें या करें भी या नहीं करें, ये डिसीजन लेने का काम होता है इस मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, इज अ फ्रेमवर्क दैट इवेलुएट बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस है, उसको इवेलुएट करने का काम होगा। इवेलुएट कैसे, कि कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कौन सा बिजनेस यूनिट हम लोगों का वीक जा रहा है, ये चेक करना है ना। फिर provides further strategic implication and help to prioritize investment needed to each business unit। कौन से बिजनेस यूनिट को कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, ये प्रायोरिटाइज करने का काम है मैकिन्से 9 बॉक्स मैट्रिक्स का। ठीक है, अब आगे देखिए टूल के बारे में क्या दिया हुआ है। ये अभी जो डिस्कशन हुआ बस वही सारा कुछ दिया है कि मल्टी बिजनेस कंपनी कॉम्प्लेक्स बिजनेस पोर्टफोलियो को मैनेज करने में मतलब दिक्कत होता है, 50, 60, 100 प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सर्विसेज होता है, तो सबको मैनेज करना मुश्किल है। तो फिर ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अभी मैंने आपको बताया कि 1970 में सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, इस जगह देखिए कर्सर जहाँ मूव कर रहा है। 1970 में जनरल इलेक्ट्रिक वाज मैनेजिंग अ ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो of unrelated product and was unsatisfied about the return from its investment in the product। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो था उसका, रिलेटेड प्रोडक्ट में वो काम कर रहा है, ठीक है, तो अपने वो रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं था। एट द टाइम कंपनी यूजुअली रिलाइड ऑन प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, उसी पे डिपेंड होता था, फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा उसी पे डिपेंडेंट था। फर्दर मार्केट ग्रोथ और सम अदर फर्दर प्रोजेक्शन टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन which was unreliable method to allocate resources। ठीक है, एक तरीके से ये रिलाई करने वाला, ये विश्वास करने वाला तो मेथड था नहीं जिसपे हम भरोसा कर सके। इसीलिए जीई कंडक्ट की मैकिन्से एंड कंपनी के साथ, एंड एज अ रिजल्ट द 9 बॉक्स फ्रेमवर्क वर डिजाइन। इस तरीके से 9 बॉक्स फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ। दो आपको एग्जाम में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पूछेगा, लेकिन बस अपने नॉलेज के लिए क्यों जरूरत पड़ा, कैसे आया, और जी मैट्रिक्स अगर बीसीजी की तरह दिख रहा है तो फिर जी मैट्रिक्स क्यों लाना पड़ा, जब वो भी इन्वेस्टमेंट ही कर रही है, प्रायोरिटाइज कर रही है, ये भी इन्वेस्टमेंट ही प्रायोरिटाइज कर रही है। ये सब जानना इसीलिए जरूरी है ताकि हम लोग को पता चले कि बीसीजी को रिप्लेस क्यों किया गया। बीसीजी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका जी मैट्रिक्स। ठीक है, तो 9 बॉक्स मैट्रिक्स प्लॉट्स द बिजनेस यूनिट, बीयू यहाँ पे बिजनेस यूनिट है। ठीक है, जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बीयूज है यहाँ पे बस लिखा हुआ, बीयूज यानी बिजनेस यूनिट, ऑन इट्स 9 सेल दैट इंडिकेट वेदर द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, या फिर हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करना चाहिए, या फिर फर्दर रिसर्च करना चाहिए प्रोडक्ट को। ठीक है, ये काम है इस मैट्रिक्स के थ्रू करने का। अब देखिए दोनों एक्सेस की बात करते हैं। वहां पे जैसे 2 वेरिएबल था, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस यानी किसी भी इंडस्ट्री में इंटर करना कितना हार्ड है या इजी है। ठीक है, कोई मार्केट में अगर हम, या मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में हम एंटर कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे। ठीक है, इसी से पता चलेगा कि वो इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है। ठीक है, the more profitable the industry is, the more attractive it become। ठीक है, जितना प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे उतना ही लोग आना चाहेंगे उस बिजनेस में। फाइन, when evaluating the industry attractiveness, analysts should look how an industry will change in the long run rather than near future।
यानी जस्ट नियर फ्यूचर कहने का मतलब क्या, 2-3 साल में क्या होगा उसके कंपैरिजन आपको लॉन्ग रन में जाना है, देखना है कि क्या स्टेटस होने वाला है। ठीक है, अभी जैसे 1-2 साल तो चलेगा ये नहीं सोचना है, आगे फ्यूचर क्या है, 5 साल 10 साल के बाद क्या होगा, वो चीज पे ज्यादा एम्फेसिस करना है। क्योंकि एनी हाँ पैसा जो आप लगा रहे हैं उसको प्रॉफिट एक टाइम के बाद ही निकलना शुरू होता है बिजनेस से। ऐसा नहीं कि बिजनेस आज शुरू किया और आज ही प्रॉफिट देने लगेगा। फाइन, because the investment needed for the product usually require long lasting commitment। अब देखिए क्या क्या कंपोनेंट है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन कौन सा कंपोनेंट है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के लिए, यानी कौन कौन सा फैक्टर हम लोग देखेंगे। तो पहला है लॉन्ग रन ग्रोथ रेट। ठीक है, फ्यूचर में यानी 10 साल के बाद क्या ग्रोथ होगा उस इंडस्ट्री का। ठीक है, आबिद समझ आ रहा है, वो स्माइल। आगे चलते हैं, इंडस्ट्री साइज। इंडस्ट्री साइज मतलब कोई भी इंडस्ट्री कितना बड़ा है या छोटा है। ठीक है, फिर दूसरा है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए आपका पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे याद है। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल पहली बार नाम सुना होगा। नहीं सुधरे, ये पूरा 4 सेमेस्टर बीत गया, वहीं के वही है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, यानी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज मतलब आपका जो प्रोडक्ट, या मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट में आप इंटर कर रहे हैं कौन से स्टेज पे है लाइफ साइकिल का, पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये आप यहाँ पे जज करेंगे। डिमांड में कैसे चेंज हो रहा है ये जज करेंगे। प्राइस का क्या ट्रेंड है ये जज करेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट भी डिस्कशन हो चुका है, पेस्टल, ये देख करके हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है। ठीक है, सीजनैलिटी मतलब आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं अभी उसका सीजन है या नहीं। ठीक है, हम ऊनी कपड़ा में डील करते हैं तो ऑब्वियसली वो सीजनैलिटी चेक करेंगे, गर्मी में कोई खरीदेगा नहीं। फिर उसमें लेबर का कितना अवेलेबिलिटी है, मार्केट सेगमेंट कौन सा है। ठीक है, ये सारा डिटरमाइन करता है कि आपका इंडस्ट्री कितना अट्रैक्टिव है। तो ये सारा फैक्टर्स है जो कलेक्टिवली आपका शो करता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? लवली। Yes. अब आगे चलिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यानी हम अपने फर्म को देखेंगे यहाँ पे, तो अपना फर्म का कितना टोटल मार्केट शेयर है। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा, मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू राइवल। ठीक है, राइवल के कंपैरिजन मेरा कितना शेयर है वो हम देखेंगे। ब्रांड स्ट्रेंथ को देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है आपका। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी कब होगा, जब आप बेहतर, आपके ब्रांड का स्ट्रेंथ, यहाँ जो ब्रांड स्ट्रेंथ दिया हुआ है ना, जैसे मान लीजिए एप्पल का नाम आता है तो नो डाउट कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो ये लोग क्या है, ब्रांड अपना बनाए रखा हुआ है, ब्रांड का स्ट्रेंथ है, कस्टमर बिलीव करते हैं इस ब्रांड पे। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमर लॉयल्टी भी चेक होगा। अब देखिए ये टर्म है VRIO, ये मार्केटिंग में जनरली आता है। क्या है VRIO? यहाँ पे अभी मुस्कुराएंगे। VRIO हो गया वैल्यू, रेयरिटी, और ये आई हो गया इनइमिटेबल, और O फॉर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जनरली मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है ये, पता नहीं अब तक आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो वैल्यू मतलब क्या कि जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हैं वो कितना वैल्यू जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, यानी जो वो खरीदा पैसा वसूल उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना पेमेंट वो किया उस हिसाब से उस लेवल का सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है कि नहीं, ये होता है आपका वैल्यू। रेयरिटी मतलब जो चीज आप बेच रहे हैं वो ऑब्वियसली
बहुत रेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर हर जगह मिलेगा तब तो कस्टमर किसी और से भी खरीद सकता है, इजिली स्विच भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आप डिटरमाइन करेंगे कि रेयरिटी है या फिर कॉमन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इमिटेबल, मतलब वही जनरली कॉपी करने लायक नहीं हो। अगर कॉपी कर लिया जाएगा तो ऑब्वियसली कहीं और से भी कस्टमर खरीद सकता है। तो इमिटेबल, इमिटेबल मतलब क्या हुआ, कोई नकल ना कर पाए, कॉपी ना कर पाए। ठीक है, और ऑर्गेनाइज मतलब तो पता ही है, सिंपल है कि सब चीज ऑर्गेनाइज है तो कस्टमर आपके पास एनी हाउ आएंगे ही आएंगे। ये सारा फैक्टर चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इन मीटिंग इंडस्ट्रीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या चीज है, ये कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स अभी आप लोग नहीं पढ़े और शायद नहीं है सिलेबस में। ये बस डिटरमाइन करता है कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना वेल ऑर्गेनाइज, क्या क्या प्लस पॉइंट है, चाहे आप स्टाफ की बात करें, स्टाफ का ओरिएंटेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो चीज हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़े हम लोग। वैल्यू चेन एनालिसिस हम लोग पढ़े हैं। यस। क्या है वो? क्या बताया गया था वैल्यू चेन एनालिसिस में? पढ़ाई हो गया, ये तो पता है ही। क्या था वैल्यू चेन एनालिसिस? नहीं पता। लवली आपको भी नहीं पता? नो, पीडीएफ नहीं आया था उसका। क्या पीडीएफ? नहीं आया था। पीडीएफ तो मैं सारा भेज चुकी हूँ। नो मैम, उसके बाद क्लास बंद हो गया था, उसका नहीं आ पाया था। किसका किसका पीडीएफ नहीं मिला है? वैल्यू चेन एनालिसिस का भी नहीं आया था। रुक जाइए, लास्ट वही। तो याद दिला दूं, वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में मैंने बताया था। एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी याद है, जो इनबाउंड लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर आता था, बाहर से सामान, इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, फिर प्रिपरेशन होता था, प्रोडक्शन होता था, है ना, ऑपरेशन, जो भी असेंबल करके रॉ मटेरियल को फिर हम दूसरे स्टेप में भेजते थे, तीसरे स्टेप में भेजते थे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। पीडीएफ शेयर कर दूं? रुक जाइए, वैल्यू चेन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ये है वैल्यू चेन, ये नहीं है पीडीएफ, ये रहा, ये डायग्राम, इसी डायग्राम में पूरा वैल्यू चेन है। इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ऑपरेशन हुआ, कंपनी के बाहर गया, मार्केटिंग एंड सेल्स हुआ, सर्विसेज फिर दिया गया मार्केटिंग एंड सेल के बाद। ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। अब इसी को सपोर्ट करने के लिए ये सपोर्ट एक्टिविटी है। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, मतलब जो इम्प्लॉयज हैं वो कैसे हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कैसा है, मतलब जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कैसा ला पा रहा है ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो इन्हीं सबका तालमेल जरूरी है ना, प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटी का। बात आ रही है समझ में? दोनों के बीच में यस। तालमेल अगर नहीं होगा, लिंकेज अगर नहीं होगा, तो हमारा तो कंपनी ऐसे भी बेहतर है नहीं। तो वही चीज यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, कि जो आपका स्ट्रेंथ है वैल्यू चेन का वो कैसा है, वो डिटरमाइन करना, सबके बीच में लिंकेज प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, वो भी आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। फिर लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, और लास्ट में आपका प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारा हम लोग चेक करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब एडवांटेज, ये तो आप लोग के मतलब अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बता ही देंगे। क्या क्या एडवांटेज लग रहा है? सबसे पहले हमारे पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्स होता है। ठीक है, तो उसी लिमिटेड रिसोर्स में हमको सबको देखना है,
ठीक है, हम पापा कमा के जो लाते हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, ठीक है, उसी लिमिटेड जो इनकम है उसी में सब कुछ करना है, पढ़ाई का खर्चा भी करना है, घर भी चलाना है, और भी जो एक्स्ट्रा जो काम आता है वो भी करना है, लेकिन सारा कुछ करना है उसी इनकम में। ठीक है, तो प्लान करना पड़ेगा कि नहीं, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई में पैसा देंगे, मिठाई विठाई नहीं आएगा, बाद में खरीदेंगे, इस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं ना। तो सेम कंपनी भी कॉर्पोरेट लेवल पापा है और सारे बच्चों को देखना उनका काम है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के थ्रू, इस टूल के थ्रू, to help to prioritize the limited resources in order to achieve the best return. ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजर्स बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ देयर प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट परफॉर्म, यानी मैनेजर को पता चल जाता है, क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं तभी ना प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ नहीं करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसके प्रति आप अवेयर होंगे ना, यही चीज ये सेकंड एडवांटेज हो गया कि मैनेजर अवेयर हो पा रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस यूनिट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इट इज मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क देन बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो पहले हम लोग बता दिए कि बीसीजी मैट्रिक्स से थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है आपका जी मैट्रिक्स। फाइन, और लास्ट है आपका आइडेंटिफाइज द स्ट्रेटेजिक स्टेप द कंपनी नीड्स टू मेक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेप आइडेंटिफाई करता है इस टूल के थ्रू। ठीक है, कि कंपनी क्या इंप्रूव करना चाहती है या क्या करना चाहिए अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो ये था 4 स्टेप एडवांटेज जी मैट्रिक्स का। अब डिसएडवांटेज, अगेन आप खुद सोचिए क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। सबसे पहले तो इतना कॉम्प्लेक्स है वो, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा हाईली एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम टेकिंग होगा, कॉस्टली अफेयर होगा। ठीक है, ये सारा तो आप लोग लिख ही देंगे कॉमन सेंस बेसिस पे। इसके अलावा सिनर्जी इफेक्ट ये लोग नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, हर एक मतलब प्रोडक्ट को ये इंडिविजुअली देख रहे हैं, हर एक बिजनेस यूनिट को इंडिविजुअली देख रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद ये आया आपके सामने डिफरेंस बिटवीन मैकिन्से एंड बीसीजे मैट्रिक्स। ठीक है, डिफरेंस क्या क्या है हम लोग पहले ही देख लिए कि ये 4 सेल का मैट्रिक्स है, ये 9 सेल का मैट्रिक्स है। क्या है, 1 2 3 4 बीसीजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या है, कंप्रीहेंसिवनेस। कंप्रीहेंसिवनेस मतलब क्या हुआ, जी थोड़ा ज्यादा कंप्रीहेंड कर पाएंगे इन द सेंस कि और इलॉबरेट करके। बीसीजी सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट इज इक्वल टू रिलेटिव मार्केट शेयर। बीसीजी मैट्रिक्स क्या बता रहा है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है is equal to relative market share, which assumes that larger the market share a business has, the better it is positioned to compete in the market. ठीक है, तो बीसीजी बस इतना बता रहा है कि दोनों को एक तो इक्वल बता रहा है कि रिलेटिव मार्केट शेयर और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एक ही है। ठीक है, उसके हिसाब से ज्यादा मार्केट शेयर तो ज्यादा बेहतर पोजीशन। दिस इज ट्रू बट इट्स टू सिंपलिसिटेड to assume that it is only factor affecting the competition of market. कहने का मतलब सिर्फ मार्केट शेयर बेहतर होना इकलौता फैक्टर नहीं है। ठीक है, अपने आप को compete करने के लिए सिर्फ इकलौता फैक्टर नहीं जिसको हम कंसिडर करेंगे। उसी तरीके से सेम विद इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस दैट इज मेजर्ड ओनली एज मार्केट ग्रोथ रेट इन बीसीजी। It comes to no surprise that GE with its complex business portfolio needed something more comprehensive than that. ठीक है, कंप्रीहेंसिव मतलब क्या, थोड़ा और इलॉबरेट करके दिया हुआ इन कंपैरिजन टू आपका बीसीजी। ठीक है, बीसीजी में इकलौता मार्केट शेयर पे फोकस कर रहा है और इकलौता आपका मार्केट ग्रोथ रेट पे फोकस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बाकी फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर होता है वो चीज यहाँ पे इलॉबरेट करके बताया है। ठीक है, कि हमको ये सब देखना होगा। ऐसे बीसीजी में क्या सिर्फ मार्केट शेयर देख रहे हैं बस खत्म, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कंप्लीट लिस्ट को देख रहे हैं। ऊपर जितना भी लिस्ट आप पढ़े हैं ना वो कंप्लीट लिस्ट को हम लोग देख रहे हैं। फाइन, अब बात आती है ये टूल को हम यूज कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव अगर आता है आपको लिखने के लिए, पता नहीं एग्जाम अगर होगा तो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन इन जनरल जैसा होता है अगर डिस्क्रिप्टिव है तो यहाँ तक आप लिखेंगे सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि ये सब टेबल ये सब बनाना थोड़ा हेक्टिक होगा,
लेकिन अगर आप ये ऐड करते हैं कि कैसे हम लोग ये टूल को यूज करते हैं, तो नो डाउट आपका आंसर थोड़ा हट के रहेगा। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस देखेंगे। ठीक है, उसका हम लिस्ट बनाएंगे, जो जो फैक्टर ऊपर हम देखे। अब आपके इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर आपके ऊपर अप्लाइड होगा, कौन सा फैक्टर अप्लाइड नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या, मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर, फाइन। उसके बाद वेट असाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फैक्टर को हम रेट करेंगे स्केल में 1 to 5, जितना 1 मतलब सबसे लो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, 5 मतलब हाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। ठीक है, फिर है कैलकुलेट टोटल स्कोर। टोटल स्कोर लास्ट में इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये बिजनेस यूनिट 1 का क्या परफॉर्मेंस है, बिजनेस यूनिट 2 का क्या परफॉर्मेंस है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। देख रहे हैं, और फिर सेम वे में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी हम इसी तरीके से देखते हैं। पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर वेट असाइन करेंगे, फिर रेट करेंगे, और लास्ट में टोटल स्कोर। देख रहे हैं, ये फैक्टर है जैसे मार्केट शेयर, इसका वेटेज 0.22 है। ठीक है, रेट हम 2 करेंगे, रेट एक्चुअली 2 अच्छा रैंक होता है। ठीक है, वेटेड स्कोर क्या हो गया इसका, ये इस तरीके से जो बिजनेस यूनिट जिसका क्या है वो यहाँ पे रेट कर दिया गया कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। और फिर हम लास्ट में प्लॉट करेंगे। देखिए, ये 1, ये सबसे कम रेवेन्यू देने वाला ही बिजनेस यूनिट, इसीलिए हम यहाँ प्लेस किए। ठीक है, अब ये सारे बॉक्स का क्या मतलब होता है, ये 3 बॉक्स जो देख रहे हैं, ये भी मैं यहाँ ऐड कर दी हूँ। ये जो 3 बॉक्स देख रहे हैं, इसका मतलब होता है इन्वेस्ट एंड ग्रो। अगर आपका प्रोडक्ट मीडियम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पे लाई कर रहा है और यहाँ हाई स्ट्रेंथ है इसके पास, मतलब यहाँ हमको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ भी अगर हाई और ये भी हाई है, अगेन इन्वेस्ट करना है। और अगर यहाँ मीडियम भी है इवन, तो भी हमें इन्वेस्ट ही करना है। तो प्रॉफिटेबल बॉक्स कौन सा है, ये अपर लेफ्ट वाला जो 3 बॉक्स है, ये प्रॉफिटेबल वाला है। ठीक है, आपका बिजनेस यूनिट अगर यहाँ लाई कर रहा है, मतलब वो प्रॉफिट देने वाला है। अब यहाँ जो 3 है, ठीक है, जनरली ये जो कलर है यहाँ तो कलर डिफरेंट है, लेकिन ट्रैफिक लाइट का जो कलर होता है वो कलर से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जगह ये ग्रीन होता है, ग्रीन मतलब गो, यहाँ पे मतलब येलो, ये जो सेलेक्टिव एंड अर्निंग है ना, मतलब होल्ड करिए, आप देखिए, एनालाइज करिए बिजनेस में क्या करने की जरूरत है। इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करिए, अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो डाइवेस्ट करिए। ठीक है, ये 3 है आपका येलो कलर, समझ आ रहा है लवली? ये 3 येलो कलर यानी होल्ड, ये 3 यानी ग्रीन कलर इन्वेस्ट एंड ग्रो। ठीक है, और ये है आपका रेड कलर। ये रेड कलर में अगर आपका आता है, यहाँ पे कलर दूसरा दिया है, मैं सोचिए कलर यहाँ पे कुछ और है, मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि इसको जनरली ट्रैफिक लाइट कलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा कलर दिया हुआ है, इसको हम ग्रीन से डिनोट करते हैं, यहाँ येलो से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे रेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर लाइक कर रहे हैं मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, डाइवेस्ट करिए या हार्वेस्ट करिए, है ना। यहाँ लो है ना, ये भी लो है, आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी लो है। ठीक है, आपका खुद का जो स्ट्रेंथ है वो भी लो है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे आप सोच सकते हैं होल्ड करने का, अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं। और यहाँ देखिए प्रोडक्ट को जो प्लॉट किया गया है, 1 यानी सबसे छोटा सर्कल है, सबसे कम रेवेन्यू दे रहा है ये, तो हम इसको यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, 2 देखिए थोड़ा बेहतर रेवेन्यू दे रहा है, मान लीजिए ये 20% रेवेन्यू दे रहा है, ये 40% रेवेन्यू दे रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे। और ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। बॉक्स का क्या क्या सिंबलाइज कर रहा है वो भी यहाँ पे रिटर्न है, इन्वेस्ट और नॉट। तो इन्वेस्ट में है डेफिनेटली इन्वेस्ट, ग्रीन वाला जो बॉक्स है। सेलेक्टिविटी अर्निंग में क्या है, इन्वेस्ट इफ देयर इज मनी लेफ्ट एंड द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस यूनिट कुड बी इम्प्रूव। ठीक है, तभी इन्वेस्ट करिए जब मनी बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है और बिजनेस यूनिट का सिचुएशन सुधर रहा है। और लास्ट में हार्वेस्ट, इन्वेस्ट जस्ट इनफ टू कीप द बिजनेस यूनिट ऑपरेटिंग और डाइवेस्ट। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो एडवाइजेबल है बस उतना ही लगाइए जितना के लिए वो ऑपरेशनल हो। ठीक है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। और अगर लग रहा है कुछ भी प्रॉफिट नहीं देने लायक है, ये कुछ भी कमा के नहीं देगा, कैश जनरेट नहीं कर पाएगा, तो डाइवेस्ट कर दीजिए।
ठीक है, तो ये था आपका जीई मैट्रिक्स। और अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए जिस बॉक्स में हम प्लॉट कर दिए उसी बॉक्स में हमेशा रहेगा नहीं, ठीक है, हमेशा चेंज होते रहेगा। तो ये क्या एरो मार्क्स दिखाया जा रहा है कि फ्यूचर में ये यहाँ भी प्लेस नहीं होगा, ये और नीचे ही जाएगा। अब ये बिजनेस यूनिट 2 जो है ये फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देने वाला है, तो ये एरो मार्क से दिखा दिया कि फ्यूचर में यहाँ आने लायक है। ठीक है, इस तरीके से शो किया हुआ है यहाँ पे। क्या क्या पढ़े हम लोग जी मैट्रिक्स में? सबसे पहले 9 सेल मैट्रिक्स है, कौन बनाया वो पढ़े, कैसे इवेलुएट हुआ वो मतलब कैसे आया वो हम पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, डिफरेंस क्या है बीसीजी और उसमें जी मैट्रिक्स में, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, कैसे हम प्लॉट करेंगे सारे बिजनेस यूनिट को वो हम पढ़े। ठीक है, और फ्यूचर में कैसे डायरेक्शन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो बॉक्स ग्रीन में है उसका मतलब क्या होता है, जो बॉक्स येलो में है उसका क्या मतलब होता है, और जो आपका रेड में है उसका क्या मतलब होता है। तो ये था आप लोगों का जी मैट्रिक्स, और यहाँ खत्म होता है ये। और कुछ मैम मेरा काम की थी क्या उनको भेजने के लिए जिनको बोले थे। आपको ना भेजना था, मैं आपसे मेल मांगी यहाँ इन लोगों का इंटर्नशिप करवाने के लिए, बात करने के लिए। आपको ना भेजना था कि मेरे को भेजना था? आपको भेजना था। अच्छा, मैं ही भेजूंगी। हाँ तो साला में कहाँ कुछ दिख रहा है, नहीं इतना हम देख लिए। क्या आप ही को भेजना है, ये वहां कहाँ पर नहीं कुछ बताए थे रिप्लाई कॉलेज आया? नेम, नाम, फिर आपका नंबर, प्लेसमेंट वगैरह ये सब कुछ वहां इंटर्नशिप के पे लिए जो डायरेक्टर आप करेंगे तो फिर आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको कहाँ चला गया डायरेक्टर मैसेज? सर जो दोबारा भेजे भेजिए तो आपको मैसेज मिल नहीं रहा है। नेम, डायरेक्टर सर जो भेजे थे उसमें कहाँ कुछ हो रहा है? गाना दोबारा भेज दीजिए तो तब कर देती हूँ मैं। ठीक है, वही मैसेज फिर से फॉरवर्ड कर देते हैं। हम्म। आपका नंबर सेव नहीं है। ठीक है, भेज दीजिए, मैं भेज दूँ।